E1 एंड E2 मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो पहली रिएक्शन थी वो थी SN1 एंड SN2, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2। तो जैसे आपने SN1 पढ़ा था वैसे यहाँ पे E1 होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर यूनिमोलिकुलर। और जैसे आपने SN2 पढ़ा था वैसे यहाँ पे E2 होगा, सेम प्रोसेस है। बस डिफरेंस क्या है कि जो SN1 SN2 होती है ये लो टेम्परेचर में होती है। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो SN2 हो जाएगी, और अगर आपने हाई टेम्परेचर कर दिया तो E2 हो जाएगा। बाकी दोनों का प्रोसेस सेम है। और ऐसे ही लो टेम्परेचर करेंगे तो SN1 होगा, और लो हाई टेम्परेचर करेंगे तो E2 होगा। बाकी कंडीशन दोनों की लगभग सेम है, तो दिखने में आपको एक जैसा लगेगा दोनों में, लेकिन डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर का है। अगर टेम्परेचर डिफर कर दिया आपने तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच ग्रुप्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, आपने पढ़ा होगा 10th में OH, ये एल्कोहल है। अब एल्कोहल में अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डालता हूँ तो ये क्या करता है, इसके वाटर को यहाँ से एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है, और ये आ जाता है डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन बन जाएगा और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, जो ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, देखो कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके। पहला इसका मेन पॉइंट क्या है कि स्मॉलर एटम या ग्रुप एलिमिनेट होता है हर हमेशा, स्मॉलर एटम या ग्रुप एलिमिनेट होगा। दूसरा, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में बन जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आपने H लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, बाकी ये ग्रुप कुछ भी है। तो यहाँ से अगर HCl बाहर हो गया तो क्या होगा, जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सैचुरेटेड, और जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। अगर सपोज करो यहाँ पे HCl फिर है तो एक बार क्या हुआ, HCl निकलेगा, फिर ये दूसरी बार भी HCl निकल सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसका एलिमिनेशन हो जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन, तो ये एलिमिनेशन में आएगा। थर्ड पॉइंट इसमें है, थर्ड पॉइंट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। एडिशन की रिवर्स प्रोसेस है। देखो रिएक्शन जो है वो 11th में पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, इसीलिए सारे रिएक्शन मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो जितना भी डीप है आपके पास, जो अल्काइल हैलाइड में पढ़ा रहा हूँ मैं, ये आपका पूरी केमिस्ट्री में चलेगा। ठीक है, SN1 रिएक्शन पूरी केमिस्ट्री में, इसके आगे जहां तक आप पढ़ोगे एल्कोहल, एल्डिहाइड, एमाइन, इसमें सब हो गई। SN2 रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसी E1 रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, E2 रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये पूरा बेसिक भी एक हिसाब से इसीलिए ज्यादा है ये, क्योंकि इसमें बेसिक्स आ जाएंगे सारे। तो ये रिवर्स प्रोसेस है एडिशन की। एडिशन में क्या होता है, एडिशन होता है डबल बॉन्ड के साथ। जैसे डबल बॉन्ड है, आप इसमें हेलोजन एल्केन क्या करोगे, ऐड करोगे। आपने Br2 ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसे कहते हैं ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तब जब ब्रोमीन ऐड करोगे तो एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, ये एक इधर आ जाएगा। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके कार्बन में एक ब्रोमीन इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, तो इसे कहेंगे ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये ब्रोमिनेशन हो गया। और अगर आपको इसको ब्रोमीन को हटाना है तो फिर आप क्या करोगे, इसमें Zl मिला दोगे, ध्यान रखना। तो ये क्या करता है, इसको एलिमिनेट कर देगा, फिर ये यहाँ से इसको Br2 को एलिमिनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा ZnBr2। और फिर ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो आपको दोनों तरीके बताए जाएंगे।
ऐड कैसे करते हैं और उसे एलिमिनेट कैसे करना, ठीक है। तो और किसके लिए कौन सा एलिमिनेट जो रिएजेंट होता है वो यूज होता है। ब्रोमिनेशन के बाद ऐसे ही अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरीन ऐड हो जाएगी, जैसे ये ग्रुप है आपके पास और आपने क्लोरीनेशन किया यानी क्लोरीन ऐड कर दी, तो क्लोरीन ऐड करेंगे तो जहां पे डबल बॉन्ड है बस वहीं पे क्लोरीन जाएगी, बाकी और कहीं नहीं जाते। तो ये हो गया क्लोरीनेशन यानी एडिशन ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। और अगर इसे हटाना है तो फिर इसमें Zn मिला दो, तो फिर क्या करेगा, ये इसको हटाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन मींस रिमूवल। तो ये अपोजिट है एडिशन रिएक्शन का, रिवर्स प्रोसेस है एडिशन रिएक्शन की। अब इसमें होता है क्या, देखो 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनता है। 2 सिग्मा कैसे टूटेंगे, अभी मैंने आपको बताया, जैसे एक BRE है दूसरा BRE है, ठीक है, और मैंने इसमें Zn मिला दिया। तो Zn मिलाते क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, कौन कौन से, एक ये वाला इस Cl और Br के बीच का और एक इस Cl इस Br के, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहां से बनेगा ZnBr2, तो एक सिग्मा ये बन गया, लेकिन इसका क्या बना, पाई बॉन्ड, यहां से बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। तो जहां पे भी डबल बॉन्ड आता है मतलब पाई बॉन्ड। अब आपको ये बताना है कि पाई और सिग्मा में से कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है। पाई और सिग्मा में से बताओ मुझे कौन सा स्ट्रांग होता है ज्यादा, पाई या सिग्मा, रिप्लाई करके बताओ मुझे, सिग्मा या पाई, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, हेमंत, यामिनी, इसके अलावा, ओके, आपने सबने आंसर दे दिए, लेकिन ये रॉन्ग आंसर हो गया। सिग्मा स्ट्रांग होता है, ध्यान रखना कभी भी, सिग्मा इज मोर स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, पाई जल्दी टूट जाता है, इसीलिए तो जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं या जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने से ये फास्ट रिएक्शन करता है, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम का मतलब ये कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंगल वन, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रहे हैं और 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो 2 सिग्मा है इसके लिए एनर्जी चाहिए, सपोज करो 600 जूल, यानी 1 सिग्मा को तोड़ने के लिए चाहिए 300 जूल, और 2 सिग्मा को तोड़ना है तो 600 जूल। अब यहाँ पे 1 सिग्मा फॉर्मेशन कर रहा है, तो सिग्मा फॉर्मेशन का मतलब 300 जूल ये हीट रिलीज करेगा, और पाई 300 से कम होगा, तो ये सपोज करो 200 है, तो ये टोटल कितना हीट रिलीज करेगा, 500 जूल रिलीज कर रहा है। और ये कितना रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है 600 जूल, ठीक है, क्योंकि सिग्मा स्ट्रांग होता है और पाई वीक होता है, ठीक है। तो जो अमाउंट रिलीज हो रही है वो 500 है और जो रिक्वायर्ड है वो 600, यानी ओवरऑल देखेंगे तो आपको 100 जूल एनर्जी अभी और रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है ऑलवेज, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। मैंने आपको कहा था कि आप बॉन्ड को देख के पता लगा सकते हो कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो उसका ये मेथड है, ठीक है। तो इसको 100 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे बेसिक क्लियर करना है आपने, क्योंकि बेसिक क्लियर होंगे तभी आप अच्छा कर सकते हो।
अब बेसिक्स ही मेन है इसमें। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे 100 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ ओवरऑल में, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मींस हीट इज रिक्वायर्ड, अगर आप हीट दोगे तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। तो एंडोथर्मिक का मतलब हीट इज रिक्वायर्ड। और उसमें क्या था, एसन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, यानी वहां पे हीट रिलीज हो रही थी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जबकि एसएन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और यही मेन डिफरेंस है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर हाई करोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, टेम्परेचर लो करोगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि बाकी प्रोसीजर सबके सेम है। जो मैंने SN1 में बताया वो E1 में बताऊंगा, जो SN2 में बताया वो मैं E2 में बताऊंगा। तो आपको दिखने में लगेगा सेम है, तो आप बोलोगे ये SN2 क्यों नहीं हो सकती, या SN1 क्यों नहीं हो सकती। तो उसका मेन रीजन क्या है, टेम्परेचर का। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और अगर टेम्परेचर लो कर दिया तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो उसका मेन रीजन क्या है, ये लॉजिक से हम इसे प्रूव करते हैं। अब इसके बाद है, ये स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब हाई टेम्परेचर में होगा। अब यहाँ पे भी एलिमिनेशन की कैटेगरीज होती है। ठीक है, 3 कैटेगरी होती है एलिमिनेशन की, लेकिन आपकी बुक में है जो वो अल्फा बीटा को ही प्रिफर किया हुआ है। देखो मैं तीनों आपको कैटेगरी बता देता हूँ, और उसमें से हम लोग एक ही पढ़ेंगे बस, क्योंकि आपकी बुक है जो उसमें एक ही आ, एक को ही बताया हुआ है। देखो 3 है इसमें मेन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तीसरा होता है अल्फा गामा एलिमिनेशन। ठीक है, तो 3 एलिमिनेशन होते हैं। अल्फा अल्फा का मतलब क्या हुआ, जैसे ये है हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, और ये आगे की चीज होगी। ठीक है, अल्फा का मतलब जब एक ही कार्बन एटम से, जब एक सेम कार्बन से ही दोनों ग्रुप क्या हो गए, रिमूव हो गए, दोनों एटम रिमूव हो गए। ठीक है, तो उसे कहेंगे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। एक ही कार्बन से दोनों के दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जैसे HCl यहीं से निकल गए बाहर बस। ठीक है, HCl बाहर हो गया तो इस कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके पास अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। इसमें कार्बिन्स बनता है, लेकिन आपके पास है नहीं कार्बिन्स वो भी। तो कार्बिन्स कहते हैं जिस कार्बन में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, और 2 बॉन्ड होता है, उसे कहते हैं कार्बिन्स। तो ये कार्बिन्स टाइप का बन जाता है, तो ये आपके कोर्स में नहीं है। सेकंड होता है अल्फा बीटा। बीटा का मतलब क्या होता है, देखो अल्फा बीटा मतलब जैसे जो Cl लग गया तो इसे कहते हैं रेफरेंस कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। इसके सामने होता है बीटा, इसके सामने होता है गामा, इसके बाद होता है डेल्टा, ऐसे इसके नाम होते हैं। ये होते हैं ग्रीक अल्फाबेट होता है ये, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये पोजीशन होते हैं, है कुछ नहीं है, ये 1 2 3 है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अल्फा बीटा का मतलब कि जैसे इसमें Cl लगा है और यहाँ पे इसमें लगा है H। अब क्या होगा कि एक एटम अल्फा से निकलेगा और एक निकलेगा बीटा से, तो इसे कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब जब एलिमिनेशन होगा तो इस तरीके से आपको दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो उसे कहेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1 2 एलिमिनेशन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, तो उसे कहेंगे अल्फा बीटा या 1 2 एलिमिनेशन। इसके बाद थर्ड आता है अल्फा गामा। अब आपको नंबरिंग से पता चल गया होगा, जैसे 1 2 3। अब क्या होगा कि फर्स्ट पोजीशन में यानी अल्फा में Cl लगा है, सेकंड, और जो थर्ड है ये गामा पोजीशन, देखो ये बीटा है। तो यहां से जब अल्फा और गामा से क्या निकलेगा, HCl रिमूव हो जाएगा, तो इसमें साइकिल बन जाती है। ध्यान रखना, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक सी ये रहा, एक सी इधर हो जाएगा, ये साइकिल बन जाती है। अगर आपको साइकिल बनानी है तो उसमें अल्फा गामा एलिमिनेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस सिंपल चेंज से ये किस में चेंज हो जाएगा, साइकिल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा गामा एलिमिनेशन। तो ये 3 टाइप की एलिमिनेशन होती है, लेकिन आपकी बुक ने
क्या कहा कि एक ही टाइप के एलिमिनेशन को प्रिफर किया। ओके, आवाज कम आ रही क्या मेरी? नो सर। हाँ, वो मेरे ख्याल से अंबिका आपका नेटवर्क में दिक्कत आ रही होगी। तो ये है, देखो समझ गए आप लोग, अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा और अल्फा गामा एलिमिनेशन पोजीशन है बस। कभी भी ध्यान रखना, ये ग्रीक अल्फाबेट होते हैं, 1 2 3 नहीं लिखते वो लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। अल्फा किसे पहचानोगे? जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा या डबल बॉन्ड होगा या कुछ पहचान होगी, वहां से स्टार्ट करोगे आप। बस वहां से अल्फा बीटा गामा डेल्टा बहुत सारे आते हैं, ग्रीक अल्फाबेट होते हैं। और उसको हम कह सकते हैं 1 2 3। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं 1 3 एलिमिनेशन, 1 3 एलिमिनेशन, यानी फर्स्ट से और थर्ड से ग्रुप निकले, और इसी को हम कहते हैं अल्फा गामा एलिमिनेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा अल्फा और गामा क्या हुआ, और एलिमिनेशन के बारे में भी। तो इसमें कोई डाउट है आपको, किसी को यहां तक? क्योंकि ये बेसिक बताना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ये आप 11th में पढ़ना होता है, लेकिन ये बार बार आएगा रिएक्शन में, इसीलिए मैं पहले बेसिक ही बता दूंगा आपको। तो इसमें है आपके पास जो है वो केवल क्या है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन है बस, बाकी नहीं है। अब इसके भी 3 टाइप है। अब आपकी बुक में E1 और E2 है, E1 CV नहीं है, ठीक है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के 3 टाइप होते हैं, E1 E2 E1 CV। E1 का मतलब क्या होता है, अब ये मेन है यहाँ से, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री में आएगा। जहां पे भी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो वहां पे एलिमिनेशन होगा, तो या तो E1 होगा या E2 होगा। तो E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर का मतलब आप समझ गए होंगे आप, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी, उसे कहते हैं यूनिमोलिकुलर। अगर मैंने कहा E2, टू का मतलब बाई, यानी ये हो जाएगा बाय मॉलिक्यूलर, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी। कभी भी ये जो नाम आएगा ये डिसाइड करता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप यही है, जैसे उसमें था SN1, वैसी E1। मैंने कहा था दिखने में आपको एक जैसा लगेगा, कंडीशन कहाँ पे चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर पे बस, चीजें भी लगभग सेम होती है। अब यूनिमोलिकुलर में देखो रिएक्शन तो सेम होगी, जैसे मैंने लिखा RC, यहाँ पे X लगा दो, यहाँ पे C, यहाँ पे H लगा दो। बाकी आपने हाइड्रोजन लगाने, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, इसमें 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अकॉर्डिंगली लग जाता है। अब यहाँ पे आपने कोई रिएजेंट यूज किया और यहाँ से क्या हुआ, HCl बाहर हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यानी इसमें अनसैचुरेटेड हो जाता है सैचुरेटेड से। तो ये तो दिखने में सेम लग रही है, दोनों में यही रिएक्शन होगी, इसके मैकेनिज्म में डिफरेंस है। जैसे SN1 SN2 है, फाइनल आंसर दोनों के सेम आते हैं, लेकिन जो बीच की प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं ये हुआ कैसे। देखो मैकेनिज्म है इसकी, मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या है, जैसा उसमें था सेम यही है। पहले स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जैसे SN में था वैसे ही SNE1 में भी है, कुछ चेंज ही नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा RCl लिख दिया, सपोज मैंने H और CH3, तो आपको पता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगा और इस C पे, सेकेंड वाले C पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हो गया। अब जो कार्बोकैटायन वाली कंडीशन मैंने SN1 में बताई थी, वही कंडीशन E1 में भी लगेगी, सेम कंडीशन, ठीक है। और ये पोजीशन होता है अल्फा और ये बीटा, इधर भी देखेंगे तो ये बीटा फिर गामा, ऐसे जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतने आप इसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। ग्रीक अल्फाबेट होते हैं, 1 2 3 4 भी हम कह सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और ये स्लो स्टेप होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी चेंज हो सकती है, ठीक है, स्लो होती है, इसीलिए से कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
और इसमें प्लस चार्ज कहाँ गया, जहां पे एक्स था, हेलोजन था, और ये माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। रीअरेंजमेंट का मतलब, सपोज करो ये सेकेंडरी कार्बन है और इसके बगल वाला जो कार्बन है वो टर्सरी कार्बन हो गया, तो फिर सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्सरी होता है। तो ये प्लस चार्ज यहाँ से टर्सरी में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ का कोई भी एजेंट इसके इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट किसके लिए होता है, जब स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये है आपका कार्बोकैटायन का। ठीक है, तो जहां पे भी कार्बोकैटायन आएगा आपको समझ जाना है कि रीअरेंजमेंट हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट का मेन रीजन क्या है, कार्बोकैटायन। अब सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एटम एट बीटा हाइड्रोजन पोजीशन इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। देखो उसमें भी क्या था, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे थे हम, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वेट करता रहता है कि पहले वो टूटेगा फिर मैं रिएक्शन करूंगा, और जो स्ट्रांग होगा वो वेट नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पे वीक बेस यूज होगा। E1 में क्या होता है, वीक बेस। ऐसे SN1 में क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। जो वीक होगा वही तो इंतजार करेगा कि पहले टूटेगा फिर मैं अटैक करूंगा। ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटी है देखो, कि वीक बेस ही यूज होगा हाई टेम्परेचर पे। अब पहले वो टूट गया, अब वीक बेस इसमें आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वीक बेस यहाँ से आ रहा है, जैसे आपने लिख दिया, ये लिख दिया CH3OH मिथाइल अल्कोहल, ये वीक बेस है। अब जो यहाँ पे आपके पास क्या था, हाइड्रोजन था, बीटा वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये इस पे अप्रोच करेगा, कौन, वीक बेस। ये बोलेगा इधर, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर की वजह से क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहाँ चले जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में भेजेगा। ठीक है, तो ये H+ के फॉर्म में ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये बेस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस बेस का काम क्या है यहाँ पे, इस बेस का काम है जो बीटा पोजीशन में हाइड्रोजन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट, क्योंकि प्लस माइनस का है तो ये फास्ट रिएक्शन होगी, लेकिन हाई टेम्परेचर में, लगभग मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी ध्यान रखना, कई बार वो टेम्परेचर ही देगा, तो टेम्परेचर से आप पता लगा लोगे कि ये E1 होगी या SN1 होगी। तो टेम्परेचर अगर गिवन होगा तो 50 डिग्री से ज्यादा होगा तो E1 रिएक्शन, और 20 से कम होगा, देखो SN1 के लिए 20 से लेस, और E1 के लिए 50 से ज्यादा। और अगर दोनों के मिडिल में आ गया तो दोनों पॉसिबिलिटी है, फिर हम बेस के बेस पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है, अब जो CH3O- है, यहाँ से जो बेस निकलेगा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये पहले अगर सपोज करो कि टेम्परेचर कम कर दिया आपने, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो CH3O- है ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा, कहाँ पे, प्लस के पास, देखो लो टेम्परेचर में, और ये कंपाउंड दूसरा बन जाएगा, और बनना चाहिए था कोई दूसरा और बन कुछ दूसरा गया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस किसका है, टेम्परेचर का। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, लो टेम्परेचर कर दिया, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे जहां से Cl निकला था वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा SN1 रिएक्शन। और टेम्परेचर ज्यादा दिया तो E1 रिएक्शन। ठीक है, तो इसीलिए दोनों में सिमिलरिटीज है। तो समझ में आया ये प्रोसेस आपको। देखो एक बार फिर से आपको अलग से बता देता हूँ। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में वही हुआ था जो SN1 में हुआ था,
जैसे ये आपने कंपाउंड रखा कुछ भी है, और जहां पे Cl होगा यहाँ पे ही चेंज होगा बस। जैसे Cl है, हेलोजन है, तो पहले स्टेप में रिवर्सिबल होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। तो पहले ये टूटेगा, तो Cl यहाँ से निकला, तो Cl यहाँ पे C में प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब जब ये टूट गया तो ये प्लस चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, अब ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आए उसके पास, ठीक है, लेकिन इसके पास सोर्स नहीं है, तो देखता है कहाँ से वीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन तब तक दूसरा बेस आ जाता है कोई, वीक बेस। वीक बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये प्लस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था। तो ये H प्लस यहाँ से बाहर हुआ, और ये बॉन्ड यहाँ से बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फास्ट रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। कोई भी वीक बेस आप यूज कर सकते हो, तो ये यहाँ से डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसकी। ये समझ में आया मैकेनिज्म? किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया तो Y लिख दो, और नहीं आया तो N। 2 स्टेप की रिएक्शन है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे होगी और वो लो टेम्परेचर। क्लियर है? ओके। अब देखो इसके मेन पॉइंट, जैसे हमने उसमें बताए थे मेन पॉइंट, इसमें भी मेन पॉइंट चलेंगे। तो मेन पॉइंट में पहली चीज क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा हाई लेवल में आया तो रेट पूछ लेता आपसे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, यानी टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। जो टर्सरी वाला होगा उसका रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी का, और लास्ट में प्राइमरी का। दूसरी चीज टेम्परेचर का, टेम्परेचर हाई होना चाहिए और 50 डिग्री के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर SN1 होगा तो टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में होगा तो दोनों कंडीशन हो सकती है। थर्ड स्टेप है, जो रेट है वो केवल एक पे डिपेंड कर रहा है, स्लो स्टेप पे। और स्लो कौन सी थी, पहले वाली, तो उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। जो सब्सटेंस हमने यूज किया था पहले वाला, उसी पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले Cl टूटेगा, तो जितना टाइम लगेगा वो इस Cl के टूटने पे लग रहा है बस। इसीलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि ये स्लो स्टेप होती है। तो जो भी स्लो स्टेप होगी उसी को कहते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अब ये एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें वीक बेस रिक्वायर्ड होगा, वीक बेस रिक्वायर्ड होगा। अभी आपको कहा था स्ट्रॉन्ग होगा तो वेट थोड़ी करेगा वो कि टूटेगा और तब मैं अटैक करूंगा, ठीक है। तो ये वीक बेस होगा तभी E1 रिएक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या है, वो वेट थोड़ी करेगा कि पहले X निकलेगा फिर मैं अटैक करूंगा, ठीक है। ये किसका काम है, केवल वीक का है। जैसे CH3OH, C2H5OH, H2O, ये वीक बेस होते हैं। तो इनमें से कोई एक एग्जाम्पल दिया होगा, H2O ज्यादा देते हैं लोग, ये वीक बेस है, ठीक है। अल्कोहल या H2O ये वीक बेस से ध्यान रखना। तो जैसे आपको दिखेगा आपको समझ जाना है, या तो E1 होगा या SN1 होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम वही यूज करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर ही हो गया H2O। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है, पोलर का मतलब बॉन्ड ब्रेक डाउन करना, और प्रोटिक का मतलब कि जो अब ये माइनस चार्ज निकला हुआ है, अब ये खाली घूम रहा है, ये दोबारा अटैक करेगा, तो इसको फिर से क्या करो आप, इंगेज कर दो यहाँ पे, तो इसके चारों तरफ से H प्लस लग जाएंगे। तो जहां पे भी Cl निकलेगा बाहर, तो उसको रोकने के लिए एक ही तरीका है, उसको प्रोटिक सॉल्वेंट डालो। प्रोटिक मतलब जिसमें भी H प्लस होगा, ये H प्लस क्या करेगा, इसको चारों तरफ से घेर देता है, तो ये Cl दोबारा अटैक नहीं कर पाता। नहीं तो जहां पे प्लस है Cl तो वहां पे अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट डाल देते हैं। प्रोटिक का मतलब जिसमें H प्लस होगा।
तो इसमें भी सेम है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, वही काम है जो SN1 में। लीविंग ग्रुप भी वही है, I माइनस बड़ा साइज है, जल्दी निकलेगा, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, और F माइनस सबसे देर में निकलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट आयोडीन की होगी और सबसे कम फ्लोरीन की होगी। एल्काइल हैलाइड जैसे अभी हमने किया था, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है। अब इसमें एक रूल आता है सर्टजेप रूल, इसको मैं बता देता हूँ। सर्टजेप रूल एंड हॉफमैन प्रोडक्ट, ये दोनों रूल इसमें अप्लाई होते हैं एल्कीन बनने के लिए, ठीक है। और इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब आप में से किसी को पता है सर्टजेप रूल? पहले 1 मिनट में इसका ऑर्डर बता देता हूँ। देखो ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर में होगा जो टर्सरी बेंजाइलिक होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर टर्सरी एलाइलिक की, फिर सेकेंडरी बेंजाइलिक की, फिर सेकेंडरी एलाइलिक की, फिर टर्सरी एल्काइल की, टर्सरी एल्काइल, फिर प्राइमरी बेंजाइलिक की, फिर प्राइमरी एलाइलिक की। ये थोड़ा हाई लेवल का है, इतना आपके पास आता नहीं है। फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर विनाइलिक, ठीक है। अब आपको पता है किसी को सर्टजेप रूल? व्हाट इज सर्टजेप रूल? क्लास 11th में ये सारी चीजें आ जाती है, सर्टजेप रूल, हॉफमैन प्रोडक्ट और मार्कोनिकॉफ रूल, ये सारे के सीरीज चीजें हैं जो ये किसके हैं, 11th के पोर्शन है सब। इसीलिए मैंने शुरू से स्टार्ट किया ताकि आपको कोई बीच का ना लगे। कई चीजें इसमें ये हैं कि जो 11th की हैं, ये रिएक्शन सारी 11th की है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो सर्टजेप रूल क्या कहता है, सर्टजेप कहता है कि जैसे सपोज आपके पास ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, Cl लगा दिया। अब बाकी क्या है, H है, H है, H है, बाकी तो सब H लगे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी H है। अब अगर आपने इसका एलिमिनेशन रिएक्शन किया, ठीक, तो यहाँ पे सपोज मैंने KOH ले लिया, ध्यान रखना KOH होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए इसके पास दो पॉसिबिलिटी, देखो ध्यान से देखने से, जो ये Cl है, इस C के पास, Cl के पास दो पॉसिबिलिटी है, वो इस H के साथ भी निकल सकता है और इस S के साथ भी निकल सकता है। तो अगर पहली पॉसिबिलिटी देखो 1 2 3 4 5, सपोज 1 2 एलिमिनेशन होता है, 1 2 एलिमिनेशन होता है, यानी 1 वाला हाइड्रोजन निकल गया इस Cl के साथ, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ जाएंगे, तो जाएगा 1 2 3 4 और ये डबल बॉन्ड 5, पहली चीज हो गई। बाकी सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, ठीक। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन यूज होगा, थर्ड नंबर वाला हाइड्रोजन यूज होगा, यानी 2 3 एलिमिनेशन होगा। सेकंड में Cl है और थर्ड में हाइड्रोजन है, तो अब अगर ये दोनों निकलते हैं बाहर तो बॉन्ड कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब दो पॉसिबिलिटी हो गई, अब हम किसको मेजर मानेंगे और किसको माइनर मानेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आया, किसको मेजर मानना है और किसको माइनर मानना है। तो इसके लिए सर्टजेप ने रूल दिया था, फिर जो सर्टजेप था उसने रूल दिया। सर्टजेप कहता है कि डबल बॉन्ड उस साइड जाएगा, देखो डबल बॉन्ड है जो, वो उधर शिफ्ट होगा जिधर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, ठीक है, जिधर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है उधर ही डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। ये किसने बोला, सर्टजेप ने। कि डबल बॉन्ड, अब देखो ये मिडिल वाला कार्बन है, इसको ध्यान से देखो, अभी ये मिडिल वाला कार्बन है। अब इस साइड से दो साइड दिखेंगे आपको, एक साइड है आपका लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इनमें से डबल बॉन्ड उस साइड शिफ्ट होगा जिधर
एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। अब बताओ कि फर्स्ट और सेकंड में से उसने किधर को बोला कि वो मेजर बनेगा? जिधर एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे वो मेजर बनेगा और दूसरा वाला माइनर बनेगा। तो आप बताओ इसमें से 1 या 2 किसकी तरफ उसका इंडिकेशन था? ओके श्रुति, इसके अलावा हेमंत, ओके, और यामिनी, अंबिका। सेडजेक रूल देखो याद करना आपको, तो ये फॉलो करना पड़ेगा आपको कि उसने क्या कहा कि डबल बॉन्ड, क्योंकि आप तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि Cl बीच में लगा हुआ है, तो आपके पास दोनों साइड हैं, दोनों साइड से आप H निकाल सकते हो और दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेजर कौन सा बनेगा? और हम मेजर को ही प्रिफर करते हैं, माइनर को हम प्रिफर करते नहीं है। आप माइनर लिख के आ गए तो गलत माना जाता हो, ठीक है, बनेगा वो भी, लेकिन वो सही नहीं माना जाता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन वही प्रोडक्ट माना जाता है जो मेजर बनता है, ये ध्यान रखना। पॉसिबिलिटी तो सारी होती है, लेकिन मेजर हम उसी को कहेंगे जिसमें जो मेजर बनता है उसी को मेन प्रोडक्ट मानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ये वाला, सेकंड वाला, ठीक है। जब 3 से निकलेगा ये वाला, उसने कहा ये मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा, तो आप इसे नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, इसको नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी मेन ये वाला है, मेजर वाला, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? क्योंकि इधर कार्बन ज्यादा है, देखो एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, इधर है ही नहीं एल्काइल ग्रुप कोई भी, एक ही कार्बन है बस ये। तो जिधर ये एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उधर ही क्या होगा? डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, इसीलिए इसे कहते हैं, सर्जेप ने दिया था उसके नाम से हो गया सर्जेप रूल। क्लियर है? तो टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।